Hello, aspirants. Welcome to our YouTube channel Adhan Path. And today we will start with our chapter 7. Chapter 7 that is fundamental rights. Okay? और जो fundamental rights chapter है वो हमें पता है कि उसका weightage कितना हाई होता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत बड़ा भी है. इसीलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो हम कुछ आर्टिकल्स पार्ट 1 में कवर कर लेंगे और कुछ आर्टिकल्स जो है पार्ट 2 में कवर कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. और आपको इस वीडियो को वैसे ही यूज करना है जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस को यूज किया है. मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आप उसका आंसर लिखेंगे और उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगी तो आप उसको चेक कर लेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं. Which of the following factors constitute the best safeguard of a liberty in a liberal democracy? Committed judiciary, centralization of power, elected government, separation of powers. सबसे बड़ी बात है, हमें ये जानना है कि लिबरल अप्रोच या लिबरल डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये है क्या. ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि जो ऑल फॉर्म ऑफ पावर्स हैं, मतलब हर तरीके के जो पावर्स हैं, दे आर रूटेड इन द विल ऑफ द पीपल. तो हम सबसे पहले तो यही है हमारा कि इसमें क्या होता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर आर रूटेड रूटेड इन विल ऑफ पीपल. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो अप्रोच है, ये जो लिबरल अप्रोच है, ये क्या करती है, जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का, उसे इन्हांस करती है और अफर्म भी करती है सेपरेशन ऑफ पावर्स को. क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स होंगे, इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो जो पावर है वो एक इंसान के हाथ में हो जाएगी. ठीक है, पर लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल अलग है. तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इंडिविजुअल की राइट्स, उनकी फ्रीडम्स को, उनकी डिग्निटी जो है उसको प्रमोट करता है. तो उसमें ये बताना है कि इसमें से बेस्ट सेफगार्ड कौन सा होगा. तो अभी मैंने आपको बताया, अगर कमिटेड जुडिशियरी लिखा है तो उसका मतलब क्या है, इट विल नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो कमिटेड जुडिशियरी में क्या होता है कि इट विल नॉट गो अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जाएगा. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की जब बात करते हैं तो वो एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर कंसेंट्रेटेड इन अ फ्यू लीडर्स. मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी बस थोड़े से लोगों के हाथ में है. ठीक है, और कहीं अगर हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर लिबर्टी बट नॉट द बेस्ट सेफ गार्ड. तो इसका आंसर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर. क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि लिबरल अप्रोच क्या करती है, इट अफर्म्स द सेपरेशन ऑफ पावर एज अ व्हीकल फॉर देयर रिस्ट्रेंट. और ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स की राइट और फ्रीडम को प्रमोट भी करता है. तो इसका आंसर है डी, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. इसमें हमने देख लिया कि लिबरल अप्रोच क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who among the following person said for fundamental rights? अब मैंने आपको पहले भी ये कहा है और मैंने बहुत बार डिस्कस किया है. मैं वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो सेइंग्स है, किसी ने कहा है. मतलब जो कथन देते हैं कोई लीडर, हमारा पॉलिटिकल लीडर, वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने अदर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. तो हमें अगर एक भी क्वेश्चन अगर PYQ है जैसे ये, तो ये रिपीटेड है, दो बार, एक दो बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. तो ऐसे अगर क्वेश्चंस हैं जिसमें किसी ने किसी कुछ कहा है किसी के ऊपर, तो वो हमें पता होने चाहिए. Who among the following persons said for the fundamental right, a pledge to our people and a pact with the civilized world? ये किसने कहा था, इनका आंसर है डी, दैट इज डॉक्टर एस राधा कृष्णन. ठीक है, वो एक फिलोसोफर किंग थे, इन्हें फिलोसोफर किंग कहा जाता है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन को. उन्होंने कहा था कि प्लेज टू आर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. ठीक है, उनका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि टू प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम राइट्स मेंशन्ड इन द, मतलब जो भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब फ्रीडम और राइट प्रॉपर जो है अगेंस्ट द आर्बिट्री इन्वेजन बाय द स्टेट. तो उसके उसके ऊपर था. तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये वर्ड कहा था. देखो, अगर हम फंडामेंटल राइट्स के थोड़े से बेसिक्स या फिर ये कह लो कि अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम फंडामेंटल राइट्स का देखें, ठीक है, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, द फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड, इसकी जो फर्स्ट डिमांड थी फंडामेंटल राइट की, वो किसके फॉर्म में थी, वो थे कॉन्स्टिट्यूशन
of India Bill, Constitution of India Bill 1895, ठीक है, which was inspired by बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक, ठीक है. फिर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी 1928, उन्होंने भी डिमांड की थी फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. फिर क्या हुआ था, ये तो 1895 है. फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट, कौन थे उस टाइम पे, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट की भी डिमांड थी फंडामेंटल राइट की. फिर एक कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट कराची सेशन में 1931 में कराची सेशन में, sorry, कराची सेशन में भी उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. और ये कराची सेशन किसने प्रिसाइड किया था उस टाइम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे किस में है, पार्ट 3 में. ये भी हमें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है लेकिन हमें पता होना चाहिए. और आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 12 टू 35, ठीक है. ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थी. अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थी, ठीक है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है. पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी एक राइट थी, 7th जिसे कहते हैं, ठीक है. इट वॉज डिलीटेड, इट वॉज डिलीटेड कब, इन बाय 44th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है. और अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, किसके अंडर है, आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कुछ एक बेसिक्स थे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब एक तरीके से आप इसे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, fundamental rights. Sorry for the typing error. The rights are called the fundamental rights because it is written in the Constitution. It is democratic. It is public welfare. It is for public welfare. It is essential for personality development. Parliament can't make law against it. तो सबसे पहली बात है, अगर हमें पता है, ठीक है, तो इसका देख लेते हैं आंसर कि इसमें बताना है कि द राइट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स उसे क्यों कहा जाता है, ठीक है. तो इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात है. तो इसमें जब 2 ऑप्शन में नहीं है तो इसको ऐसे काट देते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट है, इट इज डेमोक्रेटिक, नहीं. इट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर, हमें पता है इट इज नॉट फॉर द पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है, डीपीएसपी, ठीक है. तो इसीलिए इसका आंसर 3 तो नहीं होगा. तो 3 3 और 3 अगर हम काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सी इसका आंसर है. देखो मैंने आपको कहा था कि जब हम पीवाईक्यूज पे रिलाई करते हैं ना, पीवाईक्यूज हमको अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं. जब हमने अपना पहले वाले चैप्टर के थे पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वाला, उसमें एक क्वेश्चन था वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड, उसमें पता था हमें डीपीएसपी उसका आंसर होगा. तो उसमें हमें अब यहाँ पे देखना है कि इट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर. हमें पता है कि जो डीपीएसपी होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर 3 जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1 4 एंड 5. इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट, ठीक है. यह हमारा, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इसीलिए पार्लियामेंट कांट मेक लॉज अगेंस्ट इट, ठीक है. ये याद रखना. तो इसका आंसर है 1 4 5, दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Consider the following statement about the fundamental rights in India. ठीक है. They are guaranteed against state action. They are enumerated in Part 3 of the Constitution. ठीक है. They ensure social, economic and political justice. They are unlike the Bill of Rights in the USA. ठीक है. अब देखो, आप अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाओ तो सेकंड तो इसका आंसर है ही.
सेकंड तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड सारों में ठीक है। दे आर गारंटी अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ऑब्वियस सी बात है। ये जो राइट्स है ये किसको दी गई है? ये लोगों को दी गई है। किसके अगेंस्ट? अगर कोई भी एक्शन स्टेट एक्शन होता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो दे आर गारंटी अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, तो वन बी इसका आंसर होगा। तो देखो वन इसमें नहीं है, तो ये काट दिया हमने, ठीक है। 2, 3 एंड 4 इसमें भी वन नहीं है। तो अब 1 and 2 है, 1, 2 and 3 है, तो ये तो चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, they are unlike the Bill of Rights. No, they are like the Bill of Rights in the USA. जो फंडामेंट, अब तो फोर तो हमने एलिमिनेट चलो पहले भी कर लिया था, आप अगर इससे भी लगा सकते थे आइडिया कि फोर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, दैट इज 1, 2 and 3। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दीज राइट्स हैव बीन इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो ये भी ठीक है। फिर द सोशो इकोनॉमिक एंड जस्टिस जो है इन वो मोस्टली क्या होता है, जीपीएसपी में मिलते हैं, पर एक कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। आप सोशल देख सकते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज आर्टिकल 17, ठीक है। तो हम अगर पॉलिटिकल बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ज्यादातर तो डीपीएसपी में मिलता है, बट कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन फंडामेंटल राइट्स में भी है, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। बट जो ये है, दे आर अनलाइक द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1, 2 and 3। यही होता है, जो वर्ड्स ही तो चेंज होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, अदरवाइज जो अगर कभी कभी ये सिंगल लाइनर्स में पूछ लेते हैं, कभी ये सिर्फ दो लाइनों में पूछ लेते हैं, जैसे अभी ये 4 लाइन्स में पूछ रखा है, इसीलिए उस चीज को हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीवाईक्यू को एनालाइज हमें करना है अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस to the constitutional provision over the laws made by the Union Parliament and state legislature? तो इसका आंसर है ए, दैट इज आर्टिकल 13। जो आर्टिकल 13 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट मेक्स प्रोविजंस दैट आर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, if inconsistent with the provisions of fundamental rights enumerated in part 3 shall be void to the extent of such inconsistency। ये जो वर्डिंग्स है ये आर्टिकल 13 की है, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है वो क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज उन पे प्रोविजंस बताता है, ठीक है। और अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है किसी भी लॉ में, तो वो वर्ड वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका उसका कोई एक्शन नहीं रहता। तो वो सब की चीजें किस चीज में है, वो आर्टिकल 13 में है। वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आर्टिकल 32, 245 एंड 326, ठीक है। जो आर्टिकल 32 हमें पता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आर्टिकल 245 जो है इट इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लॉज विच वाज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और आर्टिकल 326 है, इट इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ठीक है, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे। तो वो चीज ये है। थोड़ा देखो, अब हमने इसमें ये डिस्कस कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं अगर मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें आइडिया रहता है। यही होता है कि हमें एनालाइज कैसे करना होता है पीवाईक्यू को। तो इसका आंसर है ए, दैट इज आर्टिकल 13। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। द राइट टू इक्वलिटी इज गिवन बाय, अब हमें बताना है, तो इसका आंसर है सी, 2, 3 और 4। हमें पता है कि हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। कौन कौन सी? राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी तो अब कैंसिल हो चुका है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 to 18 है, ठीक है, 14 to 18। तो इसमें से अभी देख लेते हैं, 14 है, 15 है एंड 16 है, तो इसका आंसर होगा 2, 3 and 4। तो इसमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कौन से राइट्स के अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू इक्वलिटी है ना यहाँ पे, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वाला आ जाएगा, टाइटल्स को अबॉलिश किया था,
वो वाला आ जाएगा। जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो 16 में, सॉरी 15 में। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो आर्टिकल 17 है। एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये कौन से हैं? हमारा आर्टिकल 18 है। ठीक है, फिर जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 19 टू 22 आता है। तो एक बार देख लेते हैं। जो राइट टू इक्वेलिटी है वो तो है आर्टिकल 14 से 18। फिर हमें पता है कि हमारी फंडामेंटल राइट एक कौन सी है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। और ये क्या है? इसमें आते हैं आर्टिकल 19 से 20। जो आर्टिकल 19 है, इट गारंटीज टू ऑल सिटीजंस द सिक्स राइट्स। ठीक है, इसमें आता है 19(1)(a), दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(b), राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19(c), दैट इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 19 का डी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, एफ है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आर्टिकल 20 क्या करता है? प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। और आर्टिकल 22, अगर हम 21(a) भी है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन है, एक फंडामेंटल राइट हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन भी है। वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आएगा। ये तो हम आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और ये कौन सा आता है? आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, जो आर्टिकल 23 है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। एंड आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इट इज फ्रॉम आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है, और आर्टिकल 29 से 30 कौन सा है? इट इज रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो ये कौन से में आता है? आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, एंड आर्टिकल 32 है, इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है तो वो कौन सा है? आर्टिकल 33। ये हमें पता होना चाहिए। देखो, ये अब क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा अगर सपोज आ जाए कि राइट टू इक्वलिटी की जगह आ जाए राइट टू फ्रीडम इज गिवन बाय आर्टिकल 19, 20, 21, 22, तो उसका आंसर हो जाता ऑल ऑफ द अबव। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following articles of the Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power? ठीक है, अब हमें ये बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेसिक लगाओ कि आर्टिकल ऑफ द इंडियन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन लगा रहा है और सबको इक्वल रख रहा है। तो ये किस चीज में आएगा? आर्टिकल 14 में। दैट इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 14। इसमें क्या है? आर्टिकल 14 के अंदर स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसके बेसिस पे? ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 क्या करता है? इट पुट्स एन लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी प्रमोट करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और किसके बेसिस पे? ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल 14 यही कहता है। आर्टिकल 14 ये भी कहता है दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन भी देता है।
और जो हमने कहाँ से ली है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कि जो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है किसी भी इक्वल सर्कमस्टांसेस, जो प्रिविलेज्ड, कन्फर्ड और लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज, वो सब इक्वल होगा। Similar application of the same laws to all persons who are similarly situated there, and the like should be treated alike without any discrimination. ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। और एक कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन है, वो कहाँ से हम लेते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आर्टिकल 14 में एक कंसेप्ट है जो इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन, हमने कहाँ से ली है, अमेरिकन, ये कंसेप्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is meant by rule of law? One act for all and one judiciary for all, one act for all and one state for all, one state for all and one judiciary for all act for one and one judiciary for all। नहीं, इसका आंसर है रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल। ठीक है, अगर आप इसको ट्रांसलेट, तो कहीं ना कहीं लॉ मतलब एक्ट, एक एक्ट है मतलब उसी का रूल है, तो वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ implies the creation of laws, their enforcement and relationship among the ruler और जो themselves which legally regulated that। तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ की अगर जब हम बात करते हैं, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, इसका मतलब इसका है क्या पर्पस, तो इट implies in creation of laws, लॉ को क्रिएट करता है, their enforcement लागू करना, their enforcement and relationship among legal rulers। ठीक है, the legal constraint on rulers means that the government is subject to existing laws as much as citizens are। मतलब ये होता है इसमें कि जो लॉ हमने सबके लिए लगाया है, तो जितने उस पे सिटीजन्स के लिए है ना, उतना ही वो किसके लिए भी है, जो उसको रूल कर रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट है, उस पे भी वो उतना ही लागू होता है जितना वो सिटीजन्स पे होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड नेशंस द आइडिया ऑफ इक्वलिटी है। ये एक इक्वलिटी का आइडिया ही यही है कि जो लॉ है उसके सामने सब इक्वल है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर एक नॉर्मल सिटीजन हो या कोई माइनॉरिटी में हो, तो वो चीज है इसमें। तो रूल ऑफ लॉ का ही मतलब यही होता है कि जो डोमिनेटिंग होगा वो सिर्फ लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन reservation in admission to educational institutions including private and unaided to OBC ST is made। ठीक है, अब देखो इसका आंसर, आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात चल रही है डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने की। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द रिजर्वेशन दे रखी है, टू एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट भी और अनएडेड टू ओबीसी एसटी एससी का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 16 तो नहीं हो सकता, वो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, तो इसका आंसर है बी, आर्टिकल 15। आर्टिकल जो 15 का 5, ठीक है, आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, सिर्फ आर्टिकल 15 की, तो कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। ठीक है, ये आर्टिकल 15 हमारी बात करता है। फिर जो क्लॉज 5 है, मतलब जो 5 है टू दिस आर्टिकल, वो क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस है किसके रिलेटेड, टू रिजर्वेशन इन द एडमिशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये किसके अंडर आता है, क्लॉज 5 के अंडर आता है। ठीक है, ये 93 अमेंडमेंट जब हुआ था 2005 में, दिस एनेबल द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन जो 27% थी ओबीसीज के लिए इन गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यही चीज इसमें कही हुई है।
फिर दे रखा है आर्टिकल 15 का 4, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एम्पावर करता है वो स्टेट को टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट, एडवांसमेंट किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ये हमें इसमें डिस्कस करना था। ये एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है, वेर एज उसमें सीधा लिखा है रिजर्वेशन की, और जब रिजर्वेशन की बात हो रही है तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है, और एडवांसमेंट की बात हुई अगर, एडवांसमेंट, तो वो आर्टिकल जो 15 है उसका क्लॉज 4 है। ठीक है, ये हमें याद रखना है इसमें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। Which of the following fundamental right was amended as a result of the decision of the Supreme Court of India in State of Madras versus Chumpakam Doraijan case? एक केस है, State of Madras versus Chumpakam Doraijan case। ठीक है, इसमें पूछा है कि वो किससे रिलेटेड है। तो अगर हम आर्टिकल राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो ये वर्डिक्ट इसके उसमें था, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और कौन सा केस था वो, स्टेट ऑफ मद्रास एंड चंपाकम दोराइजन केस। ठीक है, इसमें क्या था, क्लॉज 4 को ऐड किया गया था इस टाइम पे, एडवांसमेंट वाला। क्लॉज 4 वाज एडेड, जो क्या कह रहा था कि स्पेशल empowers the state to make special provision for the advancement of socially and educationally backward class, जो लोग हैं उनके लिए, schedule caste, schedule tribe उनके लिए। तो clause 4 was added by the first constitutional amendment act, by first constitutional amendment act 1951। किसके लिए, फॉर मेकिंग द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट। जब क्लॉज 4 की बात होए तो इसका मतलब एडवांसमेंट इन द फॉर द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड और SC ST के लिए। ठीक है, तो ये किस केस के वर्डिक्ट में था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम तराइशन केस, ये हमें इसमें याद रखना है। और क्लॉज 4 इसमें ऐड हुआ था बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। इतना इसको याद रखना है बस, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बारी। देखो, अगर आर्टिकल 16 का बताओ तो अंडर आर्टिकल 16(1)(2) इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है फॉर ऑल द सिटीजन्स, चाहे वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो वो आर्टिकल 16(1) एंड 16(2) है। तो कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी की जब बात चल रही होगी तो उसमें हमें बताना है इक्वल अपॉर्चुनिटी 16 की बात में, और जो आर्टिकल 15 होगा तो वो होगा अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर असर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स। ठीक है, among equals the law should be equal and equally administered. ठीक है, in the context of the above statement select the correct answer. A is true, R is false, A is false, but R is true. Both A and R is correct, but R is not the correct explanation of A. And both A and R are true, but the R is the correct explanation of A. तो इसका आंसर है D। ठीक है, state can treat unequal differently as equal protection of law, which was guaranteed by the Article 14. Article 14। ये हम इतनी देर से इक्वालिटी की ही तो बात करें। That does not mean कि that all law must be general in character। ठीक है, हर लॉ जनरल इन कैरेक्टर होगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, देयर आर द रीजनेबल क्लासिफिकेशंस है कि उनकी जो नीड्स है एज पर द नीड्स ऑफ द डिफरेंट क्लास ऑफ द पर्सन, ये इसमें बताया है। बट अमंग द इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। अब जो इक्वल कैटेगरी पे है, इक्वल लेवल पे है, उनके लिए लॉ जो है वो इक्वल ही होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। ऑब्वियस सी बात है, राइट टू इक्वलिटी का मतलब ही यही है। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, एंड आर जो है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। Which of the articles related with the socialist used in the preamble of the Indian Constitution enable the Supreme Court to deduce a fundamental right to equality, to equal pay for equal work? तो इसका आंसर हमें बताना है कि इस पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो
कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सोशलिस्ट जो यूज होता है प्रियम्बल में वर्ड, ठीक है, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज होता है, जो उसमें राइट टू इक्वालिटी आता है, टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता है, वो सब उसमें शो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो आर्टिकल होता है 14 and 16, दैट इज आर्टिकल 14 and 16। एक लैंडमार्क केस था, कौन सा? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस था, कौन सा? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें क्या था? कॉन्स्टिट्यूटिंग आर्टिकल 14 and 16 इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। उसमें आर्टिकल 39 को भी इंक्लूड किया गया था, जिसमें उसका जिसका प्रिंसिपल क्या था? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्कर्स, and those articles may be properly applied to cases of unequal scales। तो कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट जो हमारा प्रियम्बल में वर्ड है, जहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात चल रही है, तो वो आर्टिकल 14 से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 16 से। इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर हम किसी इंसान को दे रहे हैं तो हम उसे सोशली हेल्प कर रहे हैं। फिर सेकंड है, जो सेकंड आर्टिकल 14 है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब इक्वल हम उसको रख रहे हैं, अगर वो किसी भी लेवल में एग्जिस्ट करता है और उस लेवल के और भी बन रहे हैं तो सभी को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा वो आर्टिकल 14 में। तो कहीं ना कहीं हम सोशियलिटी को उसमें भी प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें पूछा यही है कि जो जो वर्ड है सोशलिस्ट, ठीक है, और कहीं पे हमें ये दे दिया कि जैसे राइट टू इक्वालिटी, टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आ गया, तो अपॉर्चुनिटी की तो बात कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 16 होगा। तो 16 वाला तो आना ही था, डिस्क्रिमिनेशन की बात चल ही नहीं रही है यहाँ पे, तो आर्टिकल 14 and 16 होगा। और ये किसके अंडर वर्डिक्ट था? केस रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में था, तो इसलिए इसका आंसर होगा आर्टिकल 14 and 16। एक मिनट, आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights? तो इसका आंसर है आर्टिकल 17। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था। राइट टू फ्रीडम की बात अगर इसमें पूछा गया है कि ग्रांटेड फंडामेंटल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स, और किसको? आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। तो हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट लेकिन इसका हमें यही तो प्री वाईक्यूज का फायदा है कि हमें इसमें पता चल जाता है कि जो स्टेटमेंट्स हम जब एनालाइज करेंगे, जैसे आर्टिकल 17 हमें पता है इस बारे में, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एंड इट इज प्रैक्टिस, और जो भी उसमें इट इन एनी फॉर्म ऑफ, तो इज फॉरबिडन। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? टू रिमूव द ह्यूमिलेशन एंड मल्टीफेसेड harassment which is related to the Dalit, या टू इंश्योर देयर फंडामेंटल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चरल राइट। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, या कोई सी भी प्रैक्टिस जो उससे रिलेटेड होती है उन सबको। तो ये एक प्रिंसिपल है, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ये, कि उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो कोई भी ह्यूमिलेशन अगर वो फेस कर रहे हैं या फिर कोई भी हरासमेंट वो फेस कर रहे हैं तो उन्हें वो ना करनी पड़े। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सोशो इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, इंश्योर करना चाह रहे हैं, इसीलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दैट इज आर्टिकल 17, ठीक है। इसमें आर्टिकल 17 में एक ये भी बात है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी जो भी अराइज होगा किसी भी अनटचेबिलिटी से, तो वो जो ऑफेंस होगा वो पनिशेबल होगा। मतलब ये नहीं कि उसको पनिश नहीं किया जाएगा, इट वुड बी पनिशेबल, ठीक है। और मेकिंग लॉज, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, ये सब इसमें इसको इम्प्रूव करने के लिए ये सब जो है लाए जाते हैं, ठीक है। और इसलिए हम अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर सकते हैं, इन सब चीजों से इम्प्रूव कर देंगे एजुकेशन सिस्टम को, लॉज बना देंगे उनके अगेंस्ट, और इंक्रीज कर देंगे पब्लिक अवेयरनेस को। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। लेकिन जॉब्स एंड सर्विसेज अगर हम किसी पीपल को प्रोवाइड करें तो इसका कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन नहीं है अनटचेबिलिटी का। लेकिन हाँ, अगर हम कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज ले आए, पब्लिकली लोगों को अवेयर करें, ठीक है, उनके प्रति हम कोई लॉ बना रहे हैं, तो वो इट वुड बी मोर हेल्पफुल। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको नीचे दे देते हैं ऑप्शन, जैसे में कि आप
अनटचेबिलिटी को कैसे अबॉलिश कर सकते हैं, लॉज बना के, और इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन या उनकी पब्लिक अवेयरनेस या प्रोवाइडिंग जॉब एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं लॉज भी, एजुकेशन भी और अवेयरनेस भी जरूरी उतनी ही है जितनी जॉब्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Supreme Court has held that hoisting the national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen under कौन से आर्टिकल के अंडर ये आता है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग atop the private building is a fundamental right to freedom। उसकी आजादी है वो, आर्टिकल 19 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई इंसान होइस्ट कर रहा है नेशनल फ्लैग एट द टॉप ऑफ द प्राइवेट बिल्डिंग, ठीक है, तो वो किसके अंडर आता है, आर्टिकल 19 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है ना, वो हमारे किस में आती है, राइट टू फ्रीडम आती है अंडर आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो उसके हमें बात कर लिए। तो इसमें जो 19(1)(a है वो क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें इसके अंडर कितनी है, 6 राइट्स हैं, जैसे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये याद रखना, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, to move freely throughout the territory of India and reside in any part of the territory and to practice any profession, carry any occupation, trade or business। ये हमारे आर्टिकल 19 में आता है। तो कई बार क्या होता है, आर्टिकल 19 में ऐसे लिख देते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमें पता है। फिर लिख देते हैं टू असेंबल पीसफुली विद आर्म्स, तो ये गलत हो जाएगा। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ये ठीक है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी ठीक हो जाएगा। एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन ओनली सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हम किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई भी पार्ट है। और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, या फिर अगर सपोज ऐसा लिखा है कि जो कुछ कम्युनिटी है वो सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करेगी, या कुछ कम्युनिटी सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करेगी, ये चीज अगर लिखा है तो ऐसा है क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, which article of the constitution of the Indian Republic relates to the protection of life and personal liberty? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21, इंसान की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 में इसका आंसर दिया। आर्टिकल 19 हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आर्टिकल 19 हमने पढ़ लिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 अगर देखे तो इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, और जो 22 है इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सम केसेस। तो आर्टिकल 21 इसका आंसर है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो जस्टिस के एस पुत्तस्वामी एक केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक लैंडमार्क जजमेंट केस था जिसमें राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आपको इसमें अगर जब भी आर्टिकल 21 की बात आती है, आर्टिकल 21 की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस एक याद रखना है आपको, जस्टिस के एस पुत्तस्वामी। जैसे आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 जब ऐड हुआ था तो वो आपसे पूछा गया था, तो मे भी आपसे ये वाला भी पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस हुआ था इसमें राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी, सबकी अपनी अपनी प्रिवेसी है। ठीक है, और वो किसके अंडर कर दी थी, आर्टिकल 21 के अंडर कर दी थी, राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, हमें इसको याद रखना है। जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या प्रोवाइड करता है, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ये इसमें कहा गया है। इससे रिलेटेड इसमें क्या है कि जितने भी हमारी पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारी राइट टू लाइफ है, जो हमारे डिसीजंस हैं, हमारी प्राइवेसी है, जैसे इसमें मैरिज हो गया, हमारे डिसीजंस हैं,
उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनका हमें हक है, ये हम अपने आप कर सकते हैं। ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना, ठीक है। और आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 में, जो फंडामेंटल ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। इफ द नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर्ड हो जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो the fundamental right under Article 19 is automatically suspended. It cannot be suspended on the ground of armed rebellion. एक आर्टिकल 19 है, एक आर्टिकल 21 है। तो अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का भी केस है ना, तो उसमें आर्टिकल 21 तो सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी ऑन द केस ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन के है, तो फंडामेंटल राइट उस टाइम पे तो सस्पेंड हो जाएगी। पर अगर आर्म्ड रिबेलियन के उस पे बेसिस पे ग्राउंड्स पे अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है, तो आर्टिकल जो 19 है, इट विल नॉट बी सस्पेंडेड। इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। ये कुछ इमरजेंसी रेट, लेकिन ये हम चीजें इमरजेंसी के टाइम पे कर लेंगे, पर लेकिन हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट बताने में, ठीक है। राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ओके, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हमें इसमें से ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा गया है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, तीनों को ही कहा है। इन केस ऑफ चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 एंड विच आल्सो इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर। तो जब इसकी बात है राइट टू शेल्टर वाले की, ये था चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइवलीहुड किया था ना, इंक्लूड अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो उसमें राइट टू शेल्टर भी इंक्लूड है। लाइवलीहुड जहां आप रह रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ, लिविंग लाइफ, तो उसमें राइट टू शेल्टर भी इंक्लूडेड है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। फिर आ जाता है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उनमें उन्होंने उस टाइम पे ये जो फंडामेंटल राइट थी, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये इसमें इंक्लूडेड किया गया था। कौन से वाले में? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये किसमें था? सतवंत सिंह, सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जहां पे सोशलिस्ट वाला जो था, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूटिंग आर्टिकल 14 एंड 16 इन द लाइट ऑफ द प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 39D, जो कि कौन सा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये हमने इसमें किसमें डिस्कस किया था? उस एक्ट में। कौन सा एक्ट था? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो वर्ड सोशलिस्ट से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द राइट टू एजुकेशन इज indispensable in the interpretation of the right to development as a human right। पहली बात तो राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A, ठीक है। और इसके आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। कौन सी एज के? 6 to 14 years से। तो ये वाले तो एकदम ठीक है, ये आर्टिकल 21 की स्टेटमेंट है, ठीक है। एजुकेशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो इसको आप, इसमें क्या होता है कि आप इसको इंडिस्पेंसिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज अ ह्यूमन राइट, इट इट प्रमोट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये जो स्टेटमेंट, जो ये रीजन है, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट। राइट टू डेवलपमेंट क्या है? इट प्रमोट क्या करता है? इंडिविजुअल की फ्रीडम को, इंपावर करता है चिल्ड्रन को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21
ए है। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था आर्टिकल 20 में? अभी मैंने आपको बताया था, हमने जब डिस्कस किया था, आर्टिकल जो 21A है, ये आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। हमने कौन से उसमें ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा? 86 इन ईयर 2002। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल द above preservation of conviction for crime is given। अभी मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 वो इससे रिलेटेड है। Article 20 of the Constitution says that no person shall be prosecuted and punished for the same offences more than once। और इसे हम एक और चीज भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। सिंपल वे लिखा सकता है, विच आर्टिकल प्रमोट्स या फिर विच आर्टिकल इंड्यूस अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। तो इट इज आर्टिकल 20, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। मतलब जो एक ऑफेंस के लिए इंसान को सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट मिल सकती है, उससे ज्यादा बार नहीं मिलेगी। तो इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल का? टू अवॉइड द हरासमेंट विच मे बी कॉज बाय द सक्सेसिव क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, एंड देयर इज अ लॉ मैक्सिम रिलेटेड टू दिस, नीमो डेप दिस विक्सरी। दिस मीन्स दैट नो मैन shall be put twice in a peril for the same offense। ये एक स्टेटमेंट है, नेमो डेप्थ बिस विक्सरी। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी इंसान है, इट शल नॉट बी पुट ट्वाइस, मतलब जेल में दो बार नहीं जाएगा किसी एक ऑफेंस के लिए। तो ये चीज किस में है? आर्टिकल 20 के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल 22 हमने डिस्कस किया था, दैट नो अरेस्टेड पर्सन, कोई भी अरेस्टेड पर्सन है जो shall not be detained, no arrested person shall be detained in the custody। जो कोई भी पर्सन अरेस्टेड नहीं है, shall not be detained in the custody without being informed as soon as may be on the grounds of such arrest, nor shall be denied the right to consult or to be defended by a legal practitioner of his choice। ये आर्टिकल 22 का स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई भी इंसान है कस्टडी में, उसको बिना इन्फॉर्म किए नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 में है। आज के लिए दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 18। और हम जो बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो हम कल अपने पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल जो आपने आज हमने जनरली आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर लिया, दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। ठीक है, हमने इसमें देखा था आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी था, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 tells about the equal opportunity, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 17 abolition of untouchability। आर्टिकल जो 18 है abolition of untitles except the military, जो टाइटल्स हैं उनको छोड़ के। फिर हम आर्टिकल 19 की बात करी थी। आर्टिकल 19 था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली जो बात है वो हमें, उसमें हमें 6 sayings है, हमारी 6 टर्म्स है, 6 राइट्स हैं हमारी, वो हमें उसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 20 जिसमें आता है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी, कि किसी एक ऑफेंस के लिए इंसान दो बार जेल में नहीं जाएगा, या उसे उसे इससे ज्यादा दो बार से ज्यादा, मतलब एक बार से ज्यादा पनिशमेंट एक ही ऑफेंस के लिए नहीं मिलेगी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 में बात करी है हमने। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, एक तरीके से राइट टू लाइफ उनका और उनकी लाइवलीहुड। ठीक है, उसमें भी आपको याद रखना है कि जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है, सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये सब हमें इसमें पता होना चाहिए। फिर आर्टिकल है आर्टिकल 22, और 22 में हमने क्या किया था, द जो नॉट दैट नो अरेस्टेड पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 22 में था। अब हम आर्टिकल 23 से 32 हम कल कर लेंगे। जो जनरली क्वेश्चंस जहां से बनते हैं वो एक तो यही है आर्टिकल 19 वाला, जिसमें वो बहुत सारे प्रोविजंस है, 6 प्रोविजंस है। ठीक है, जो आर्टिकल 22 है जनरली उसमें से ये पूछा जा सकता है कि जो अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो आर्टिकल 22 के अंदर है, अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल फॉर 3 मंथ। ये किस में है? आर्टिकल 22 के 4th क्लॉज में है।
तो जो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं PYQs, और जो कुछ और अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड है, मतलब जनरली जो पूछा जाता है, एक तो रूल ऑफ लॉ से पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से। नेक्स्ट आया हुआ है मैच द फॉलोइंग में करके, जैसे आर्टिकल 19, या फिर केसेस से रिलेटेड है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ये राइट टू शेल्टर का केस, और लिखा होगा राइट टू ट्रेवल का केस, लिखा होगा राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू इक्वल पे, ये कौन से केस में था, ठीक है। और आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस कौन सा है, वो KS पुत्तस्वामी वाला। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं। तो जनरली यही क्वेश्चंस रिपीट रिपीट किए गए हुए हैं इन आर्टिकल्स में से। बाकी आर्टिकल्स हम कल देख लेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है या डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए उससे, या माइंड मैप्स भी, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जाएं और आप वहां पे जाके डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, एंड डू प्रैक्टिस द PYQs और उनको एनालाइज कीजिए। इसके बाद जाके एक बार आप चैप्टर पढ़ें और आपको की फोकस एरियाज का पता चल जाएगा। So let's meet you in the next video. Thank you.